ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर होड़ मची हुई है। लगातार डोर जो है उलझती जा रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर मारपीट चल रही है। आपको बता दें मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है, साथ ही एनडीए में भी बड़ा खेल हो रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है लगातार उलझता जा रहा है महागठबंधन में। निश्चित तौर पर आपने जो शब्द प्रयोग किया कि मारपीट सियासी तौर पर तो हो रही है और एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं ये लोग। मुकेश सहनी ने कसम खा ली है कि बिना डिप्टी सीएम के मैं मानने को कुछ तैयार नहीं हूं। जो 60 सीटों का दावा कर रहे थे मुकेश सहनी, अब वो घटकर आ गए हैं बहुत कम सीटों पर। अब उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि मुझे डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करो, और ये तेजस्वी यादव के सामने वो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी मन बना लिया है और महागठबंधन के भीतर बहुत बड़ा फैसला हो गया है। और हम दर्शकों को सबसे पहले कैपिटल टीवी पर बता रहे हैं कि मुकेश सहनी को महागठबंधन डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर घोषित नहीं करेगी। यह फैसला ले लिया गया है। जब तेजस्वी यादव को राहुल गांधी सीएम नहीं कह पा रहे हैं, सीएम उम्मीदवार नहीं बता पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वहां मुकेश सहनी को कैसे डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जाएगा। और मुकेश सहनी काफी नाराज हैं। बाहर से सब कुछ ठीक बताने की, दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर खाने जो खबर आई है उसके मुताबिक मुकेश सहनी की 60 सीटों की डिमांड खारिज कर दी गई है। बयान आया था मुकेश सहनी का कि डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। लगातार वो बयान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदर की खबर है कि अब जो तय किया है राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, कि मुकेश सहनी की इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी जो 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे वो भी चला गया। मुकेश सहनी जो 50 सीटों की डिमांड कर रहे थे वो भी खत्म हो गया। मुकेश सहनी 40, 30, अब मुकेश सहनी की स्थिति ऐसी है कि उनको 15 से 16 सीटें ही मिलने जा रही हैं और इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। अगर बहुत ज्यादा होगा तो एक आध सीट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुकेश सहनी 20 सीटों से ऊपर किसी शर्त पर नहीं जाएंगे, ये तय मानकर चलिए। और मुकेश सहनी जो लगातार एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो माहौल बन नहीं पाया। वो चाह रहे थे लगातार दबाव बनाने को लेकर चिराग उन पे, तेजस्वी और राहुल गांधी पर, लेकिन वो दबाव नहीं बन पाया। मुकेश सहनी आप देखिए पिछली बार 11 सीटों पर लड़े थे और 4 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। उसमें से 3 एमएलए जो थे वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव पर 1 एमएलए जो बचे हुए थे वो भी हार गए। तो मुकेश सहनी की हैसियत इससे पता लगाया जा सकता है कि उनका सियासी कद कितना है, क्योंकि मल्लाह जाति के लोग वो इस बार मुकेश सहनी के साथ चले जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने गंगा जल देकर शपथ दिलाई थी और कहा था कि आप लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट करना है। लेकिन क्या हुआ, वीआईपी को जो 3 सीटें महागठबंधन की ओर से दी गई, तीनों सीटों पर वीआईपी हार गई। मुकेश सहनी की तीनों सीट क्लीन स्वीप हो गई और अब मुकेश सहनी के जो ख्वाब है, अरमान है, वो तेजस्वी किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब ये तो तय है कि 70 सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। आरजेडी जो है वो 150 से ज्यादा सीटों पर लड़ने नहीं जा रही है। अब एक फाइनल मीटिंग होनी जरूरी है। कहा जा रहा है कि अंदर खाने बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन जब सामने ही कुछ नहीं आ रहा है तो फिर लोग इस पर क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तेजस्वी यादव लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। कल भी वो देर रात तक जगे थे और उन्होंने करीब 30-40 विधायकों का टिकट फाइनल कर दिया है, लेकिन उसमें भी खेला कर दिया है उन्होंने, ज्यादा से ज्यादा यादवों को टिकट दिया है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, तेज प्रताप यादव उन पर लगातार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका कोई परिवार होगा इसलिए वो विदेश घूमने जाते हैं बार बार। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महागठबंधन कितना सीरियस है चुनाव को लेकर। दूसरी ओर आप देख लीजिए, चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें बताई जा रही थी, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स तक पर खूब बहस चल रही थी। बीजेपी ने एक्शन लिया, धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज, विनोद तावड़े खुद चिराग पासवान के घर पर पहुंचे। तो यह बताता है कि एनडीए 24/7 की पॉलिटिक्स करती है। दूसरी ओर महागठबंधन में जो है वो सब अपना अपना धुन लेकर चल रहे हैं। चिराग पासवान भी मान गए हैं। हालांकि एनडीए की भी बैठक चल रही है लगातार। आज बिहार बीजेपी की बैठक होने वाली है, अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। जेडीयू की भी बैठक होने वाली है। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक होगी दिल्ली में, और यह तय मानकर चलिए कि एनडीए का सीट बंटवारा कल शाम तक या परसों यानी 10 अक्टूबर तक निश्चित तौर पर हो जाएगा, क्योंकि 10 अक्टूबर से नॉमिनेशन भी शुरू है। दूसरी ओर महागठबंधन की भी पहली सूची जो है वो कल तक आने की संभावना है। हो सकता है तेजस्वी यादव अपनी कुछ सीटों का ऐलान कर दें,
क्योंकि मुकेश सहनी को अब यह तय हो गया है कि उनको 20 से किसी भी हाल में ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। एक और महागठबंधन में सिर्फ मुकेश सहनी नहीं बल्कि दूसरे दल भी अब नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, मीटिंग छोड़ के वो चले जा रहे हैं। ये अब देखना होगा कि देखिए मीटिंग छोड़ के चले जा रहे हैं, ये थोड़ा सा अब इससे आगे बढ़ना होगा क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम है। सीपीआई एमएल ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा बेटर है। अब ये सब चीज़ों के लिए बहस करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। अब महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी को अभी बिहार में होना चाहिए था या फिर वो दिल्ली तेजस्वी को बुलाते, मीटिंग्स करते। लेकिन सब कुछ अगर आप फोन पर ही कर लेंगे तो फिर जमीन पर क्या होगा। आरजेडी ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों का टिकट फाइनल कर दिया है और आरजेडी ने जो सीट डिसाइड किया है वो उस सीट पर लड़ेगी। कांग्रेस के लिए आरजेडी जो सीट तय करेगी उसी सीट पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। उसके बाद सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है, 3 पार्टियां हैं और उनको भी जो है 30-35 सीटों में समेट दिया जाएगा। यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी आरजेडी 140 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी आरजेडी का मन है कि वो 140 पर ही चुनाव लड़े। उससे कम अगर कुछ हो तो 1-2 सीट इधर उधर हो। आप देख लीजिए कि राहुल गांधी बिहार जोड़ो यात्रा के जरिए वो बार बार जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे वो नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने जो 3 प्रभारी बिहार चुनाव के लिए नियुक्त किए हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, भूपेश बघेल हो या अधीर रंजन चौधरी हो, बिहार से खबर आ रही है कि इन लोगों ने राहुल गांधी को समझाया है कि आप ये जिद छोड़िए कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप अच्छी सीटों की तलाश कीजिए जहां कांग्रेस की जीतने की संभावना ज्यादा है। तो अब राहुल गांधी क्या इस बात को मान गए हैं, क्या इस पर वो विचार कर ही रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब समय चूंकि बहुत कम बचा हुआ है, प्रशांत किशोर ने पहले से ही ऐलान किया है कि वो 9 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी कर देंगे। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल परसों में से सभी गठबंधनों का, सभी दलों के प्रत्याशियों की पहली सूची आ सकती है, जिसमें महागठबंधन भी शामिल हो सकता है, जिसमें एनडीए भी शामिल है और जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी भी है। हो सकता है वो वैसी भी कर दें क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में लोगों को लगना होगा। तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, ये तय है। खबरें आ रही है कि वो फूलपरास से भी चुनाव लड़ सकते हैं। आरजेडी में अंदर खाने ये बातें चल रही हैं, क्या तेजस्वी का 2 जगह से चुनाव लड़ना कहीं पार्टी को डैमेज तो नहीं कर देगा, कहीं राघोपुर में ये तो मैसेज नहीं चला जाएगा कि तेजस्वी यादव वहां से चुनाव हार रहे हैं इसलिए वो डर से भागने जा रहे हैं। तो अभी तक इस पर कुछ फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने बातें की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। कुछ लोगों के टिकट जरूर फाइनल हो गए हैं, जैसे महुआ से मुकेश रोशन का टिकट फाइनल कर दिया गया है। उसके बाद आरजेडी के कई दिग्गज नेता हैं जो यादव चेहरे हैं, जो लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, शक्ति यादव हो, जमा खान हो, इन लोगों का टिकट तय है। अब देखना ये होगा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है। दूसरी ओर एनडीए पर भी नजरें होंगी। चिराग पासवान आज खगड़िया में है क्योंकि रामविलास पासवान की 5वीं पुण्यतिथि है। तो दिल्ली में आज जो बीजेपी की बैठक है, उसके बाद बिहार में भी बैठक है, तो वहां पर देखना होगा कि चिराग पासवान तो उसमें शामिल नहीं होंगे। जीतन राम मांझी भी 2 दिन के लिए असम जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी अपने निजी कार्य से लगातार व्यस्त हैं। तो अब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की केवल क्या बैठक होगी आज, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एनडीए में बातचीत जो है वो लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। जी, सवाल यही है कि महागठबंधन तो पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है, लेकिन एनडीए में फॉर्मूला कैसे चल रहा है? एनडीए में भी फॉर्मूला तय हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो 204 से 205 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान कितनी भी जिद कर लें उनको 24 से 26 सीटें दी जाएंगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। जीतन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड कर रहे थे, वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन उनको भी 7 से 8 सीटें दी जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो एनडीए का ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय है। चिराग पासवान को लेकर जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उस पर हमने कल ही खबर लोगों को दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एनडीए में ऑल इज वेल है। भले ही चिराग पासवान ने आज सुबह भी पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं लड़ना जानता हूं, अपने हक के लिए बात करना जानता हूं। तो लोग इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिराग चूंकि पीएम मोदी का जितना वो तारीफ करते हैं, खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हैं और जिस तरह से पीएम मोदी के साथ उनकी पॉलिटिकल केमिस्ट्री नजर आती है, इससे ये तय मानकर चलिए कि चिराग किसी बगावती तेवर में नहीं दिखेंगे। जो लोग ये ख्याली सपने देख रहे हैं कि चिराग प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, कभी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, सीट शेयरिंग से पहले अलग चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये सारी बातें झूठी है, इसमें कोई दम नहीं है। चिराग पासवान मजबूती से एनडीए के साथ इंटैक्ट रहेंगे, भले ही वो अंतिम समय तक क्यों ना सीट शेयरिंग को लेकर दबाव बनाते रहें। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आ चुकी है। वो बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि अगर हम 5 लोकसभा सीटें जीते हैं तो उसके हिसाब से
5-6 इंटू करके हमें 30 सीटें मिलनी चाहिए। उससे पहले हम 6 लोकसभा सीटें जीते थे, तो इस हिसाब से वो 36 सीटों पर डिमांड कर रहे थे। लेकिन एनडीए में सब कुछ तय हो गया है। कल हो सकता है एनडीए की पहली सूची आ जाए और बीजेपी सबसे पहले सूची जारी करेगी। बीजेपी में कई नामों पर मुहर लग गई है और खबरें आई है कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ेंगे, मंगल पांडे वो चुनाव लड़ेंगे, नीतीश मिश्रा का टिकट फाइनल है, नितिन नवीन का टिकट फाइनल है, नीरज बबलू का टिकट फाइनल है। कई बड़े चेहरों का टिकट तय माना जा रहा है और कई लोगों का टिकट कटना भी तय है। बीजेपी भी लगभग 20 से 30% ऐसे लोगों का टिकट काटेगी जो पिछले बार चुनाव हारे थे। ये देखा जाएगा कि कहां से कौन से उम्मीदवार कितने मतों से चुनाव हारे थे, किसका मार्जिन ज्यादा था, किसका मार्जिन कम था, और ये सब तय करके एनडीए अपनी पहली सूची जारी करेगा। दूसरे फेज को लेकर सूची बाद में जारी हो सकती है या फिर पहले फेज की भी हो सकता है कि कल परसों में से पहली सूची आए और 1-2 दिन के बाद दूसरी सूची आए। तो एनडीए में सब कुछ तो ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर अब देखना यह होगा कि आप मुकेश सहनी महागठबंधन में अंतिम समय में तो नहीं पलटते हैं, क्योंकि यह तय हो चुका है कि उनको अब 15 से 20 के बीच में ही सीटें दी जाएंगी। डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। क्या मुकेश सहनी अंतिम समय में उन्होंने जो बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि अगर पीएम मोदी मेरी जाति को आरक्षण देते हैं तो मैं उनके लिए जान दे दूंगा, क्या अब देखना है इस बात पर मुकेश सहनी वापस से आते हैं या फिर अपना वो मन मारकर अंतिम में महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद कहीं वो एनडीए में ना आ जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार बयान दे रहे थे कि वो ही डिप्टी सीएम बनेंगे, ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महागठबंधन में सीटों को लेकर होड़ मची हुई है। क्या मुकेश सहनी पलटी मारेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है मुकेश सहनी को लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई है। मुकेश सहनी गुस्सा हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि उनको अब 15 से 20 सीटें ही मिलेगी। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला किस तरीके से तय होता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।